सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटी में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि हमारे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज हम लोग इस 18 क्वेश्चन को करेंगे। हम 18 क्वेश्चन लाए हैं जो कि हमारे यूपीएससी में क्या है पूछा गया है। आज हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ सारे जो भी आर्टिकल्स आएंगे उनको भी रिविजन कर लेंगे, और जो भी मतलब बोल सकते हैं कि कोई टॉपिक आ गया जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी क्या क्या करेंगे, देखते चलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा मतलब बोल सकते हैं कि क्लास का लक्ष्य क्या होगा कि आज हम लोग 18 क्वेश्चन को जो कि हमारे यूपीएससी में पूछे गए हैं उसका जो पॉलिटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको क्या करेंगे, हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग भी पढ़ के बनाने की कोशिश करो कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में, यानी किसमें, भारत के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए, मतलब जो हमारा संविधान है उसमें जो 5वीं मतलब अनुसूची है और जो 6ठी अनुसूची है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा क्या कर रहा है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची, कौन सा अनुसूची, हमारे भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है, जिसमें से ये किस अनुसूची का बात कर रहा है, 5वीं अनुसूची। ठीक है, देखो तो हमारे संविधान के 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हमारा संविधान का 5वीं और 6ठी मतलब बोल सकते हैं कि हमारा अनुसूची है वो किसके लिए मतलब बोल सकते हैं कि डाला गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, इसका आंसर तो हमको पता चल गया कि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो तो हमारा जो संविधान का बोल सकते हैं जो हमारा 5th शेड्यूल है, यानी जो हमारी 5वीं अनुसूची है, वहां पर ना अनुसूचित, हमारा जो संविधान का बोल सकते हैं कि 5वीं अनुसूची है, वहां पर हम बोल सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के बारे में, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में क्या किया गया है, चर्चा है। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो हमारा शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 है, उसमें क्या किया गया है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित 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 जनजाति के जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। ठीक है, प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। क्यों किया गया है, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि हम इनको संविधान के 5वीं अनुसूची में रखें। यानी देखो जो हमारे बोल सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति है वो क्या है, हमारे बोल सकते हैं कि हमारे जो हमारा अनुसूचित क्षेत्र है और उन अनुसूचित जो जनजाति है, क्या हम बोल रहे हैं कि जो हमारा अनुसूचित क्षेत्र है और जो अनुसूचित जनजाति है, इसको आखिर जरूरत क्यों पड़ी कि हम लोग इसको 5वीं अनुसूची में रखें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आदिम निवासी रहते, आदिम निवासी मतलब आदिवासी, जो कि हमारे बोल सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ही क्या है, पिछड़े हैं। ठीक है, और वो जो है ना वो समाज की मुख्य धारा से, यानी जो हमारा मेन सोसाइटी है वो मेन सोसाइटी से क्या है, बिल्कुल अभी अलग है। ठीक है, तो उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार का, विशेष करके केंद्र सरकार की विशेष जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए कुछ मतलब अलग तरीके से कुछ तरीके को अपनाए, जिससे क्या हो सके, उनका उत्थान हो सके। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन की क्या की गई है, चर्चा की गई है। लेकिन ये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों को 5वीं अनुसूची में रखने का रीजन क्या था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आदिम निवासी रहते हैं जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या है, बहुत पिछड़े हैं, और हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मेन सोसाइटी है, यानी जो हमारी समाज की मुख्य धारा है उससे क्या है, बहुत अलग है। तो इनका कैसे उत्थान हो सके, यानी इनका कैसे विकास हो सके, इसके लिए तो हमें क्या चाहिए, प्रशासन की मतलब विशेष बोल सकते हैं कि व्यवस्था चाहिए ना, तो इसलिए इसको हम लोग 5वीं अनुसूची में रख दिए। ठीक है, अब आपको पूछ सकता है कि 5वीं अनुसूची में कितने स्टेट को रखा गया। ठीक है, तो जो हमारा 5th शेड्यूल है उसमें 10 भारत के राज्यों को रखा गया। देखो ठीक है, हमारा जो 5th शेड्यूल है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारा 5वीं अनुसूची है उसमें हमारे 10 राज्यों को रखा गया है 5th शेड्यूल में, 5th
शेड्यूल में भारत के कितने राज्य हैं? 10 राज्य, ठीक है। 10 राज्यों के नाम को रखा गया है कि भाई इनके लिए जो प्रशासन और नियंत्रण की क्या होगी, जो व्यवस्था होगी वो क्या होगी? विशेष होगी। तो देखो पहला स्टेट कौन सा है हमारा? पहला मैंने क्या बताया कि जो हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची है, उस 5वीं अनुसूची में हमारे 10 राज्यों को रखा गया। पहला क्या है हमारा? आंध्र प्रदेश है, आंध्रा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा क्या है? देखो दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। याद करने में भी क्या है? आसानी है, आंध्रा से ही तेलंगाना बना है। और तीसरा क्या है हमारा? झारखंड है, झारखंड है। चौथा क्या है हमारा? उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा है। और पांचवा क्या क्या है आपका? एमपी है। और एमपी से टूट कर क्या बना है? छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़। और फिर आपके 7 नंबर पर क्या आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। और फिर 8 नंबर पर क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। और 9 नंबर पर क्या आ जाएगा आपका? राजस्थान आ जाएगा। और जो 10वां है वो क्या हमारा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि हमारे संविधान के 5वीं अनुसूची, जो कि उसमें अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित क्षेत्र के बारे में प्रशासन तथा नियंत्रण की क्या की गई है? विशेष व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे 5th शेड्यूल में, यानी जो हमारी 5वीं अनुसूची में कितने हमारे भारत के राज्य आते हैं? तो हमारे भारत के 10 राज्य आते हैं। पहला कौन सा हमारा? आंध्र प्रदेश है। दूसरा कौन है? तेलंगाना है। और तीसरा कौन है हमारा? झारखंड है। चौथा कौन है? उड़ीसा है। और पांचवा कौन है? एमपी है। और छठा कौन है हमारा? छत्तीसगढ़ है। और सातवां कौन है? गुजरात है। और आठवां कौन है? महाराष्ट्र है। और 9वां कौन है? राजस्थान है। और 10वां कौन है? हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो हम लोगों ने तो इसको देख लिया, देखो कि हमारे 5वीं अनुसूची में 10 स्टेट आते हैं। अब 6ठी अनुसूची में भी हमारे भारत के 4 राज्य आते हैं, ठीक है, जो हमारा 6th शेड्यूल है। देखो यहाँ पे क्या है? 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची में भारत के 4 राज्य आते हैं। कौन कौन ना उनका नाम याद कर लो। देखो 6th शेड्यूल में, यानी 6th शेड्यूल में हमारे भारत के कितने राज्य आते हैं? 4 राज्य आते हैं। पहला कौन सा है हमारा? पहला है हमारा असम, असम है। और मिजोरम है, मिजोरम है, ठीक है। और त्रिपुरा है, त्रिपुरा है। और फिर क्या हमारा? मेघालय है, ठीक है, मेघालय। तो हम क्या बताएं कि हमारे 5th शेड्यूल में जो कि कितने स्टेट आते हैं भारत के? भारत के आपका 10 राज्य आता है जिनको अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया, ठीक है। अब इसमें 10 स्टेट आ गए। अब जो हमारा बोल सकते हैं कि जो हमारा 6th शेड्यूल है, इसमें कितने स्टेट आते हैं? भारत के 4 राज्य आते हैं, ठीक है, भारत के 4 राज्य आते हैं। पहला कौन सा है? असम है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर मेघालय, ठीक है। इन सभी राज्यों के प्रशासन के लिए क्या किया गया है? विशेष व्यवस्था की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनजाति लोग ज्यादा है, ठीक है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ठीक है। हमने बताया कि जो हमारे संविधान का 5वीं अनुसूची है, उसमें अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में क्या किया गया? विशेष व्यवस्था किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आदिम निवासी रहते, जो कि हमारे समाज की मुख्य धारा से क्या है? बहुत अलग है। और उनको हम बोल सकते हैं कि मेन सोसाइटी में जोड़ने के लिए उनके लिए प्रशासन की व्यवस्था मतलब कुछ विशेष करना होगा, ठीक है। और ये आर्थिक और सामाजिक रूप से भी क्या है? बहुत पिछड़े हैं, ठीक है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ए, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान निर्माताओं का, यानी भारत के जो हमारे जो जिन्होंने हमारे संविधान को क्या किया है? बनाया है, भारत के संविधान निर्माताओं का मत, यानी जो विचार है, ठीक है, जो विचार है वो बोल सकते हैं कि जो विचार है वो किस में प्रतिबिंबित होता है, यानी प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। यानी यानी जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका जो हम बोल सकते हैं कि विचार है वो किस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका प्रियम्बल, उद्देशिका, ठीक है। आपको उद्देशिका में आप देख लेना, एम लक्ष्मीकांत में एकदम डायरेक्ट लाइन लिखा है कि हमारा जो मतलब संविधान निर्माताओं के महान तथा आदर्श मत इसमें क्या है? हमारे प्रियम्बल में प्रतिबिंबित है, ठीक है। और हमने प्रियम्बल पढ़ा भी दिया है, उसमें हमने प्रियम्बल में ये बताया भी है बात, ठीक है। तो देखो हमारा अगला आंसर क्वेश्चन क्या है?
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, हमारे पार्ट 9 में क्या है, पंचायत को दिया गया है, पंचायत मतलब, ठीक है, तो हमारे किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम निर्धारित आयु है, क्या वो 25 वर्ष है। पहला स्टेटमेंट है कि मान लो आपको पंचायत का क्या बनना है, सदस्य बनना है, तो जो न्यूनतम आयु है वो क्या है, 25 वर्ष है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है हमारा, देखो कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के, यानी जो पंचायत का कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। और अगर क्या किया जाए कि उसको 5 साल से पहले ही वो मतलब क्या हो जाता है, हट जाता है, यानी वो अपना बहुमत खो देता है, तो क्या होगा कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित, यानी जो नई हमारी पंचायत बनेगी, पंचायत के केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। यानी मान लो 5 साल का बोल सकते हैं कि उनका कार्यकाल था, लेकिन वो 3 साल तक किए और फिर 2 साल अभी पूरा होना था तभी ये हट गए। ठीक है, तो जो हमारी बोल रहा है कि अगली जो पंचायत के सदस्य बन के आएंगे, यानी जो प्रतिनिधि बन के आएंगे, तो क्या वो बचे हुए समय के लिए आएंगे, तो ये क्या है हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, वो बचे हुए समय के लिए ही क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है, और जो हमारा अगला जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है, यह क्या कर रहा है कि जो हमारा किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितना होता है, 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष उम्र होता है। तो पहला क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो क्या होगा, केवल 2। ठीक है, ये समझ में आया कि पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपकी जो आयु है, क्या वो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वो गलत है। न्यूनतम आयु कितना होता है, 21 वर्ष। और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है कि जो हमारा पंचायत है, पंचायत मतलब 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, और अगर कोई प्रतिनिधि अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वो क्या होता है, भंग हो जाता है उसका पंचायत, तो जो नया हमारा बोल सकते हैं कि प्रतिनिधि आएगा, वो बचे हुए समय के लिए ही आएगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल बी। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बोले तो देखो क्या है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के रूप में किए गए विभेदन के रूप में संरक्षण समाविष्ट है। ठीक है, यह क्या कर रहा है कि जो हमारा अनटचेबिलिटी है, यानी क्या अस्पृश्यता के रूप में, यानी जो बोल रहा है कि अस्पृश्यता के किस आर्टिकल में है आपका, तो ठीक है, तो आपने पहला आर्टिकल आपके हमारे संविधान में जो हमारा पार्ट 3 है उसमें क्या दिए गए, हमारे मूल अधिकार दिए गए। कितने मूल अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट कितने हैं, तो 6 है। पहला क्या है हमारा, समानता का अधिकार। ठीक है, पहला क्या है हमारा, समानता का अधिकार, जो कि कितने आर्टिकल से कितने तक है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 17 तक है। ठीक है, और दूसरा क्या हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, वो कहां से है, आर्टिकल यहाँ पे 18 कर लो, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक है। ठीक है, तो यह कह रहा है कि जो हमारा छुआछूत का, यानी बोल सकते कि वो किस हमारे मतलब बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट का भाग है। ठीक है, तो ये जो हमारा समानता का अधिकार है, तो ये जो हमारा है ना वो आर्टिकल 17 का भाग है। ठीक है, यानी आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत का क्या करना है, अंत करना है। ठीक है, तो यह किस में आ जाएगा, आपका समानता के अधिकार में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आंसर भी दिया है, समानता का अधिकार। ठीक है, तो यह किस में आ जाएगा, समानता का अधिकार। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हमारा जो भारत में न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है, बोल सकते हैं कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे भी मतलब व्यादेशित है, यानी जो हमारी भारत में कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, ठीक है, उन दोनों को अलग कौन करता है, कहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा भाग है वो क्या है, हमारे डीपीएसपी में लिखा गया है, यह आर्टिकल 50 है। ठीक है, आर्टिकल 50 में कहा गया है कि जो हमारा कार्यपालिका है वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, न्यायपालिका से अलग होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ऐसे क्या होगा ना कि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से मिल जाए तो क्या होगा, सभी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। यानी आप मान लो कि एग्जाम में
आप कॉपी भी लिखने वाले आप ही हो और आप मतलब कि चेक करने वाले भी आप ही हो, तो क्या कर जाओगे, आप टॉप कर जाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमारी जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है वो दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। और ये बात लिखा कहाँ गया है, जो कि हमारे डीपीएसपी में, डीपीएसपी क्या है आपका, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसमें आर्टिकल आपका 36 से 52 आएगा, आर्टिकल 36 टू 51, ठीक है, 51 तक आएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आर्टिकल 50 नंबर है उसमें लिखा गया है कि जो हमारे न्यायपालिका है और वो कार्यपालिका, इन दोनों को क्या किया जाएगा, ये दोनों सेपरेट होंगे यानी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये बात कहाँ लिखा गया, हमारे डीपीएसपी में लिखा गया है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो डीपीएसपी से क्वेश्चन बहुत हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो इसमें क्या कर रहा है कि जो हमारा राज्य का नीति निदेशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। और फिर पहला क्या है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी ये कह रहा है कि जो हमारा डीपीएसपी है क्या वो किसी न्यायालय द्वारा मतलब जो जो उसमें बातें कही गई है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। देखो तो अगर हम आपको डीपीएसपी बताने की कोशिश करें, डीपीएसपी के बारे में देखो अच्छे से सुन लो। डीपीएसपी होते क्या, डीपीएसपी क्या है, यह राज्यों के लिए सिद्धांत का कार्य करते हैं। यानी राज्य कहती है, राज्य मतलब ये जो हमारे यूपी बिहार राज्य है वो सब नहीं राज्य का आएगा, ठीक है। आपने आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ा होगा, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है कि राज्यों के लिए सिद्धांत का कार्य करता है। जो हमारा डीपीएसपी है, देखो जो हमारा डीपीएसपी है यह राज्यों के लिए क्या करता है, सिद्धांत का कार्य करता है। और यह डीपीएसपी कहता है कि राज्य अपने नियम और कानून को बनाते समय डीपीएसपी में जितने भी बातें लिखी गई है उनका ध्यान में रखकर क्या करे, अपने कानून को बनाए, जाकि ताकि जो हमारे समाज के जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनका क्या हो सके, विकास हो सके, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल कितने हैं आपके, ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में है, संविधान के पार्ट 4 में है, ठीक है। हमारा जो डीपीएसपी का प्रोविजन है वो किस में है, संविधान के पार्ट 4 में है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है आपका, देखो तो आर्टिकल आपका 36 से 51 तक मिलेगा, ठीक है। और अब डीपीएसपी को जोड़ने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो देखो जो हमारा डीपीएसपी है, देखो डीपीएसपी का जोड़ने का उद्देश्य क्या था, यह डीपीएसपी है ना, यह कल्याणकारी राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। यह क्या करता है, यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, यह कल्याणकारी राज्य की क्या करता है, राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारा डीपीएसपी है वह उसका उद्देश्य क्या है, तो यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। यानी हम बता रहे हैं ना कि ये डीपीएसपी है, यह राज्यों के लिए सिद्धांत की तरह कार्य करता है। यानी डीपीएसपी कहता है कि राज्य अपने नियम और कानून को बनाते समय इसमें लिखे गए प्रोविजन को क्या करेगी, उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब इनमें जो भी चीजें लिखी गई है उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने नियम और कानून को बनाएगी, जिससे जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग है उनका क्या हो सके, उत्थान हो सके, ठीक है। तथा और इसका उद्देश्य क्या है, और यह है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की क्या करता है, स्थापना करता है। सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की क्या करता है, स्थापना करता है, ठीक है। यह क्या करता है, सरकार मतलब कि सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की क्या करता है, स्थापना करता है। और बोल सकते हैं कि जो इसकी प्रकृति है यानी जो इसका नेचर है वो कैसा है, यह गैर न्यायोचित है, यह गैर न्यायोचित है, ठीक है। यह गैर न्यायोचित है, यानी इसमें लिखे गए प्रावधानों को आप मनवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। कि ये जो इनमें जो भी बातें कही गई है आप उस कि हाँ ये बात होना चाहिए, आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये क्या है, हमारा गैर न्यायोचित है, ठीक है, यानी नॉन जस्टिएबल है, ठीक है।
तो हमने डीपीएसपी के बारे में बताया कि जो हमारी डीपीएसपी है जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में डाला गया है और आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 36 से 51 है। और डीपीएसपी का बोले तो उद्देश्य क्या है, यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है और सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की क्या करता है, स्थापना करता है। और यह क्या है, एक गैर न्यायोचित है, यानी इसकी बातों को मनवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है कि हमारा, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो हमारा डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, तो एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, और फिर क्या करा है कि इन तत्वों में अंतर्वृष्ट उपबंध यानी डीपीएसपी में जितने भी बातें लिखी गई है किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये भी क्या है, हमारा सही है, यानी इसका जो न्यायालय से कुछ लेना देना नहीं है। न्यायालय इसमें ना परिवर्तन कर सकती है ना ही इसको लागू करती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कितने कथन सही है, तो हमारा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो बोल सकते हैं कि देखो फिर प्रियम्बल से क्वेश्चन आ गया। प्रियम्बल से क्वेश्चन बहुत आते हैं और प्रियम्बल का मैंने वीडियो बना के मतलब डाल दिया। ठीक है, तो देखो निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान, यहाँ पे संविधान होगा, संविधान की उद्देशिका में मतलब बोल सकते हैं कि संतर्विष्ट नहीं है। ठीक है, संतर्विष्ट नहीं है, यानी जो हमारा उद्देशिका है यानी जो हमारा प्रियम्बल है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इनमें से दिए गए वर्ड्स में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है जो कि हमारे भारत के संविधान की बोल सकते हैं कि प्रियम्बल में नहीं दिया गया। ठीक है, तो देखो प्रियम्बल में आपको बोले ना, तो प्रियम्बल में आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं। पहला वर्ड क्या है, हमारा न्याय दिया गया है, और दूसरा वर्ड क्या है, हमारा स्वतंत्रता दिया गया है और तीसरा वर्ड क्या दिया गया है, समानता दिया गया है। यानी देखो क्या कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र और गणतांत्रिक बनाने के लिए भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता देना चाहते हैं, जिससे भारत के संपूर्ण लोगों की क्या हो सके, गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनी रहे। तो ये जो हमारा न्याय है इसमें 3 तरह के शब्द दिए गए हैं। ठीक है, हमारा पहला क्या है, सामाजिक न्याय है, और दूसरा क्या है हमारा आर्थिक न्याय है, और तीसरा क्या है हमारा राजनीतिक न्याय है। ठीक है, और स्वतंत्रता में आपको 5 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, स्वतंत्रता में आपको कितने शब्द देखने को मिलेंगे, 5 शब्द, जिसमें से हमारा पहला वर्ड क्या है, देखो जिसमें से पहला वर्ड क्या है, आपको विचार की क्या है, स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति, और फिर क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है, और फिर क्या है, आपको विश्वास करने की क्या है, स्वतंत्रता है, और फिर क्या है, आपको उपासना करने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो देखो इसको ठीक से कैसे याद करेंगे, हम बता रहे हैं कि हमारे स्वतंत्रता में 5 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्या है, विचार है। आपके मन में क्या आया, विचार आया। अब विचार आया तो जब तक आप उस विचार को अभिव्यक्त नहीं करोगे तब तक कोई लोग जानेगा नहीं। तो हमारा दूसरा वर्ड क्या हो गया, अभिव्यक्ति। और जब अभिव्यक्त कर दिया आपने अपने विचारों को तो लोगों ने उसको क्या कर लिया, धर्म मान लिया। तो तीसरे नंबर पे क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है, और धर्म मानकर उस पर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया, यानी विश्वास की स्वतंत्रता है। और जब विश्वास कर लिया तो उसकी क्या करने लगे, पूजा करने लगे, यानी उपासना की स्वतंत्रता। तो देखो इनमें से कौन सा वर्ड हमारे इसमें नहीं दिया गया। तो क्या इसमें आर्थिक स्वतंत्रता आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिया है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है, देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखो ये कह रहा है कि हमारे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। ठीक है, यानी राइट टू प्राइवेसी, तो ये सबको पता होगा, आर्टिकल 21। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो इसमें क्या कहा है ना कि थोड़ा सा कट गया, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया तो है, यानी हमने जो हमारी बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यानी जो संसदीय व्यवस्था है हमने ब्रिटेन से अपनाया है। लेकिन अब पूछ रहा है कि जो हम ब्रिटेन से अपनाए हैं तो जो ब्रिटेन से अपनाए हैं तो वो किस तरह अलग है। ठीक है, देखो किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार अलग है। ठीक है,
हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार अलग है। ठीक है, किस प्रकार अलग है। तो देखो यह क्या करा है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि जहां तक विधि निर्माण यानी कानून बनाने विधि निर्माण का संबंध है तो ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। इसका कहना है ना कि जो हमारा ब्रिटेन है यानी जो बोल सकते हैं कि जो हमारा ब्रिटेन है वहां पर बोल सकते हैं ना कि जो पार्लियामेंट है वही क्या है, मतलब एकदम सर्वोपरि है, यानी पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून को वहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी क्या किया जा सकता है, चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यह तो सही हो गया। और क्या कर रहा है कि भारत में जो बोल सकते हैं कि हमारे भारत में संसद का विधि निर्माण की शक्ति क्या है, परिसीमित है, यानी संसद की जो हमारे कानून बनाने की जो बोल सकते हैं कि शक्ति है वो क्या है, मतलब मतलब सीमित है। यानी जो संसद है ना हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे क्या है, सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, संसद द्वारा बनाए गए कानून को क्या कर सकती है, खारिज कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है कि जो हमारी संसद ने कानून बना दिया उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या होता है, हमारा पार्लियामेंट क्या होता है, सर्वोपरि होता है, लेकिन हमारे भारत में क्या होता है, पार्लियामेंट सर्वोपरि नहीं होता है। पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहला तो हमारा सही है। ठीक है, और देखो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट देखो कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की पीठ को भेजे जाते हैं। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि संविधान ने कोई संशोधन का बोल सकते हैं कि बिल लाया तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजे जा सकते हैं, तो ये भी क्या है, हमारा सही है। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, एक और दो दोनों, यहाँ पर सी होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो हाँ ठीक है दिख रहा है, एक और दो दोनों होगा। ठीक है, तो हमने बताया कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को तो अपनाया है, लेकिन हमारा जो संसदीय मॉडल है वो ब्रिटिश से किस प्रकार भिन्न है, यानी मतलब अलग है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो हमारी ब्रिटिश में पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट ही क्या है वो सर्वोपरि है, यानी पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून को आप सुप्रीम कोर्ट में मतलब चुनौती नहीं दे सकते ब्रिटेन में। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया तो उसको क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखो ये भी क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब पूछे गए क्वेश्चन है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ठीक है, इसमें आपको स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। यानी भारत में केवल एक ही नागरिकता है, यानी हमारे भारत में क्या सिंगल सिटीजनशिप है, पहला सही है। और दूसरा क्या कर रहा है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, यानी कह रहा है कि जो हमारे भारत में जो भी व्यक्ति जन्म से ही क्या हो, यहाँ पर जन्मा हो, केवल वही राष्ट्रपति बन सकता है, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, यह क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। फिर अगला स्टेटमेंट क्या है, देखो अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, यानी कोई क्या होता है कि हमारा विदेशी है उसको एक बार भारत की नागरिकता मिल गई तो किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। ये तो एकदम आपको गलत दिख रहा है कि मान लो एक बार कोई विदेशी है उसको भारत की नागरिकता मिल गई, मान लो वो आगे जाकर आतंकवाद बन गया और हमारे देश में कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, तो क्या उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, बिल्कुल समाप्त हो जा सकती है। तो पहला और दूसरा क्या है, हमारा गलत है और केवल आपका आंसर क्या होगा, केवल एक। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग, ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ठीक है, हमने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि जो हमारा डीपीएसपी है वह क्या करता है, कल्याणकारी राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, देखो इसका आंसर क्या होगा, देखो तो इसका आंसर आपको सबको पता चल गया होगा, क्या होगा, डीपीएसपी होगा। हमारा जो डीपीएसपी है उसका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है,
देखो ये भी बहुत ही क्या है, मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या है, पढ़ते हैं। कर रहा है कि जो हमारे भारतीय संघ की कार्यपालिका है, यानी जो हमारे सेंट्रल लेवल पे यानी संघ की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, जो कि क्या है, सरासर क्या है, गलत है। यह क्या होता है, हमारे प्रधानमंत्री में निहित नहीं होता है, यह हमारे देश के प्रेसिडेंट में क्या होता है, निहित होता है। प्रेसिडेंट में क्या होता है, निहित होता है। ठीक है, देखो आपको हम प्रेसिडेंट का एक ट्रिक से क्या कर दे रहे हैं, उनके सारे आर्टिकल को याद करवा दे रहे। देखो एक प्रेसिडेंट का पकानी कोका दुयो दसम ट्रिक है। ठीक है, देखो प्रेसिडेंट का जो हमारा बोल सकते हैं कि आर्टिकल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 52, 53 और 54 और 55, 56, 57, 58, 59 और ये क्या है, 60 हो गया हमारा, और 61 हो गया, जो कि हमारे राष्ट्रपति पर क्या है, महाभियोग है। देखो पद से क्या हो गया, आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की क्या है, चर्चा की गई है। आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की क्या की गई है, चर्चा की गई है। ठीक है, और आर्टिकल 53 में क्या की गई, कहा गया है कि जो हमारे संघ मतलब जो हमारे संघ के यानी जो हमारे जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका के क्या होंगे, प्रधान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि संघ के कार्यपालिका की शक्ति मतलब जो बोल सकते हैं कि शक्ति किसमें निहित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट मतलब कि प्रधानमंत्री ना होके क्या होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, और आर्टिकल 54 में क्या है आपका, राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसे करके आपको आर्टिकल्स याद करना होगा। ठीक है, देखो तो पहला तो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऐसा आपने कहाँ सुना है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो दोनों क्या है, हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो पूछ रहा है कि कौन सही है, तो ना तो एक और ना ही दो होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से देखो डीपीएसपी का क्वेश्चन आ गया कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है, तो हमारे कहाँ है, डीपीएसपी में है। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि डीपीएसपी से क्वेश्चन बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या जाके करना होगा कि जो डीपीएसपी है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, जो कि हमारे पाठ भाग में है, उसको जाके बहुत ही अच्छे से क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो हमने करा ही दिया है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। यानी जब हमारा देखो क्या आता है, जब हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, तो इसमें बहुत सारे क्या किए गए थे, प्रावधान किए गए थे, जिसमें से जो हमारा पहला प्रावधान क्या था कि हम भारत में क्या करेंगे, संघीय व्यवस्था को क्या करेंगे, लागू करेंगे, संघीय व्यवस्था को लागू करेंगे, यानी अखिल भारतीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था को क्या करेंगे, लागू करेंगे, संघीय व्यवस्था को क्या करेंगे, लागू करेंगे, जिसमें विषयों को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें विषयों को क्या किया गया था, 3 भागों में बांटा गया था। पहला क्या था हमारा, संघ सूची था, संघ सूची था जो कि किसके पास रहता है, केंद्र के पास रहता है। और दूसरा क्या था हमारा, राज्य सूची था, राज्य सूची था। और तीसरा क्या था हमारा, समवर्ती सूची था, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची था। ठीक है, इस पे संघ सूची पर केवल केंद्र कानून बना सकती है, और राज्य सूची पर केवल राज्य कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून, केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन जब भी कभी विवाद होता है तो केंद्र के कानून को क्या किया जाता है, सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, और एक और मतलब कि विषय बनाया गया था, वो क्या था हमारा, अशिष्ट शक्ति था, अशिष्ट शक्ति। तो जो उस समय जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, तो उस समय जो हमारी अशिष्ट शक्तियां थी वो किसे दे दिया गया था, गवर्नर जनरल को। ठीक है, गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। ठीक है, तो देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में, देखो भारत के संविधान में
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक यानी कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है, यानी जो हमारा दल बदल के विरोध में कौन सा हमारा अनुसूची है, तो आपको बोल देना है कौन सी हमारी 10वीं अनुसूची है। ठीक है, कौन सा है हमारा 10वीं अनुसूची। देखो फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। ठीक है, यानी आप अपनी पसंद की व्यक्ति से क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। तो आपका आर्टिकल कौन सा होगा, आपका आर्टिकल बोल सकते हैं आपका 21 होगा। ठीक है, आर्टिकल 21। अब हम लोग इतना ही क्वेश्चन लाए हैं, नहीं देखो एक और क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन है, इसका क्या करना है कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, ये इसका क्वेश्चन है। तो देखो क्या कर रहा है हमारा पहला स्टेटमेंट, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार हो। मतलब इसका तो ये एकदम नहीं मिल रहा है कि हमारी संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, तो ये नहीं होगा। और कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, ये भी नहीं होगा। ये क्या संवैधानिक सरकार की अच्छी डेफिनेशन लग रही है, नहीं ना। तो कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, यह भी नहीं होगा। देखो हमारा लास्ट आंसर क्या होगा कि कोई सरकार जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। यानी संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है कि ऐसी सरकार जो कि कुछ उन पर लिमिटेशन दे दिया जाता है, यानी उस वो संविधान के सीमाओं के अंतर्गत ही रह के क्या करती है, अपने कार्य को करती है। तो संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है, सीमित सरकार, यानी वो सीमित में ही रह के मतलब सीमित मात्रा में अपने कार्यों को करेगी। ठीक है, यानी कि आई और कुछ भी कर दी। ठीक है, तो उसके पास असीमित अधिकार नहीं होता है। तो हमने आज इतने सारे क्वेश्चन को किया। ठीक है, तो आपको मतलब समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में लिख देना कि कहाँ पर क्या चीज़ है आपको समझ में नहीं आया। और मतलब क्योंकि हम ऑफलाइन तो क्लास ले नहीं रहे हैं, जब तक आप कमेंट में अपना फीडबैक नहीं दोगे कि हाँ मतलब मैम यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, तब तक चीज़ें आपके अनुसार नहीं होगी। ठीक है, तो आप अपना कमेंट में मतलब ज़रूर फीडबैक देना कि हमें कहाँ पर समझ में नहीं आया है, आप मतलब इसे समझा दो। ठीक है, सभी को जय हिंद, नमस्कार।